कहानी की शुरुआत होती है एक सुनसान माइनिंग साइट से, जहां मजदूर दिन रात खुदाई कर रहे होते हैं। अचानक उनके मॉनिटर पर एक अजीब सा रेडिएशन सिग्नल चमक उठता है। शुरू में सब बहुत खुश हो जाते हैं। उन्हें लगता है जैसे उन्हें जीवन की सबसे बड़ी यूरेनियम खदान मिल गई हो। लेकिन जैसे जैसे खुदाई और गहरी होती जाती है, वहाँ कुछ और ही खौफनाक सामने आने लगता है। एक विशालकाय गड्ढा और उसके अंदर वो जगह जिसे देखते ही रोंगटे खड़े हो जाएं। इस रहस्य की जांच के लिए मोनार्क नाम की एक टॉप सीक्रेट साइंटिफिक टीम को बुलाया जाता है। टीम को लीड कर रहे होते हैं डॉक्टर इशिरो सेरेजावा और उनकी साथी डॉक्टर विवियन। जब ये वैज्ञानिक उस अंधेरे गड्ढे के अंदर उतरते हैं तो जो चीज उनके सामने आती है वो देखकर उनका दिमाग हिल जाता है। वहाँ पड़ा था एक विशालकाय हजारों साल पुराना जीव का कंकाल। सिर्फ उसकी हड्डियों के साइज को देखकर ही समझ आ जाता है कि यह कोई साधारण जानवर नहीं था, ये कुछ और ही था, कुछ बहुत भयानक। तभी उनकी नजर पड़ती है दो अजीबोगरीब बेहद बड़े अंडों पर। एक अंडा पहले ही फट चुका था और उस फटे अंडे से निकलने वाला रास्ता सीधा समुद्र की तरफ जाता दिखाई देता है। इसका मतलब साफ था, जो कुछ भी उस अंडे से निकला था वो अब समुद्र की गहराइयों में कहीं छुपा हुआ था। जबकि दूसरा अंडा अभी भी वहीं पड़ा था, बिल्कुल शांत। अंदर कोई हलचल नहीं, कोई आवाज नहीं, लेकिन फिर भी ऐसा लगता था जैसे उसके अंदर कोई कयामत सोई हो जो कभी भी जाग सकती है। समय बदलता है, क्लॉक टिकिंग साउंड। कहानी अब आगे बढ़ती है और हमें ले जाती है जापान के एक न्यूक्लियर पावर प्लांट में। यहाँ काम करने वाले मुख्य इंजीनियर जो ब्रॉडी अपने सीनियर्स से साफ साफ कह देते हैं, मैं इस प्लांट को आगे चलाने की परमिशन नहीं दे सकता। अंदर से कुछ अजीब सी हलचल हो रही है जो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। लेकिन कोई भी उनकी बात को सीरियसली नहीं लेता, इसलिए जो खुद फैसला करते हैं कि वह सच्चाई का पता लगा कर रहेंगे। उनकी पत्नी सैंड्रा भी उसी प्लांट में काम करती है। दोनों मिलकर प्लांट के बेसमेंट में उतर जाते हैं उस अजीब हलचल का असली कारण जानने के लिए। उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि अगले कुछ पलों में उनके साथ क्या होने वाला है। तभी अचानक पूरा प्लांट हिलने लगता है जैसे कोई भयंकर भूकंप आ गया हो। सायरन की आवाज, चारों तरफ तेज कंपन शुरू हो जाता है। सब कुछ आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा होता है। जो तुरंत रेडियो पर अपनी वाइफ सैंड्रा से संपर्क करते हैं और चिल्लाकर कहते हैं जितनी जल्दी हो सके वहां से बाहर निकल जाओ। अगर बेसमेंट में जमा वो रेडिएशन बाहर आ गया तो पूरा शहर तबाह हो जाएगा। रेडिएशन तेजी से बढ़ रहा होता है। जो खुद भागते हुए बेसमेंट के एंट्री गेट तक पहुंच जाते हैं और सैंड्रा का इंतजार करने लगते हैं। अंदर उनकी पत्नी और बाकी कर्मचारी जान बचाने की पूरी कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन रेडिएशन इतनी तेजी से फैलता है कि हालात बदतर हो जाते हैं। आखिरकार एक ऐसा दर्दनाक वक्त आता है जब जो के पास कोई और रास्ता नहीं बचता। अगर वह सेफ्टी गेट खुला रखते हैं तो वो खतरनाक रेडिएशन बाहर निकलकर पूरे शहर को बर्बाद कर देगा। भारी दिल से आंखों में आंसू लिए वह मजबूरी में गेट बंद कर देते हैं। उनकी पत्नी सैंड्रा और बाकी लोग अंदर ही फंस जाते हैं। कुछ ही पलों में पूरा न्यूक्लियर प्लांट तबाह हो जाता है। धमाके की आवाज, ये सारी तबाही उनका छोटा बेटा फोर्ड अपने स्कूल की छत से खड़ा होकर देख रहा होता है। उसकी आंखों के सामने ही उसकी माँ की मौत हो जाती है। उसी दिन से वह अपने पिता जो ब्रॉडी को इस हादसे का जिम्मेदार मानने लगता है, क्योंकि उसे लगता है कि अगर उसके पिता ने गेट बंद ना किया होता तो शायद उसकी माँ आज जिंदा होती। 15 साल बाद, अब 15 साल बीत चुके हैं। फोर्ड बड़ा हो चुका है और अमेरिकी नेवी में बम डिफ्यूजल एक्सपर्ट के तौर पर काम कर रहा है। छुट्टियों में वह अपने घर आया हुआ है जहां उसकी अपनी छोटी सी खुशहाल फैमिली है, उसकी प्यारी पत्नी एले और उनका नन्हा बेटा सैम। तभी अचानक उनके पास जापान से एक फोन कॉल आता है। बताया जाता है कि उसके पिता जो ब्रॉडी को जापान के एक प्रतिबंधित इलाके स्ट्रिक्टेड जोन में गैरकानूनी तरीके से घुसने की वजह से गिरफ्तार कर लिया गया है। फोर्ड पहले तो वहां जाने से साफ मना कर देता है। उसकी नजर में उसके पिता अब भी उसकी माँ की मौत के गुनहगार हैं, लेकिन उसकी पत्नी एले उसे समझाती है वह तुम्हारे पिता हैं और उन्हें अभी तुम्हारी जरूरत है। एले की बात सुनकर फोर्ड के पास कोई बहाना नहीं बचता। मजबूरी में वह जापान के लिए रवाना हो जाता है। वहां पहुंचकर वह अपने पिता ब्रॉडी को जेल से छुड़ाता है। जेल से बाहर निकलते ही जो अपने बेटे को समझाने की कोशिश करते हैं, बेटा 15 साल पहले जो कुछ हुआ था वो कोई सामान्य हादसा नहीं था। वहाँ कुछ बहुत अजीब हुआ था जिसे मैं इतने सालों से समझने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन क्योंकि उनके पास कोई ठोस सबूत नहीं था इसीलिए कोई भी उनकी बात पर यकीन नहीं कर रहा था। जो आगे कहते हैं, सारे सबूत मेरे उसी पुराने घर में हैं। मैंने सब कुछ फ्लॉपी डिस्क में सेव करके रखा है। फोर्ड को यह सारी बातें अभी भी बिल्कुल झूठी और वहम लगती हैं। फिर भी जो अपने बेटे को जैसे तैसे मना लेते हैं और दोनों उसी पुराने इलाके की तरफ चल पड़ते हैं जहां वे 15 साल पहले रहते थे। उस इलाके को अब सरकार ने पूरी तरह क्वारंटाइन जोन बना दिया था। सबको बताया गया था कि वहां अभी भी खतरनाक रेडिएशन है और कोई भी वहां जिंदा नहीं रह सकता। लेकिन जैसे ही जो और फोर्ड वहां छिपकर पहुंचते हैं
उन्हें एक अजीब चीज नजर आती है। उस इलाके में जानवर बिल्कुल नॉर्मल घूम रहे होते हैं। फोर्ड को हैरानी होती है। वो सोचता है कि अगर जानवर यहाँ इतने आराम से जिंदा हैं, तो इंसान भी सांस ले सकता है। वह अपना प्रोटेक्टिव मास्क उतार देता है और सचमुच वहाँ कोई रेडिएशन नहीं था। हवा बिल्कुल साफ थी। इसका मतलब साफ था कि सरकार सालों से दुनिया से कोई बहुत बड़ा राज छिपा रही थी। दोनों अपने पुराने वीरान घर पहुंचते हैं। वहाँ जो को अपनी पत्नी सैंड्रा की पुरानी तस्वीरें मिलती हैं और उनकी आंखें भर आती हैं। साथ ही उन्हें वो सारी फ्लॉपी डिस्क भी मिल जाती हैं, जिनमें 15 साल की रिसर्च सेव थी। फोर्ड यह सब देखकर चुप हो जाता है। अब उसे समझ आ रहा था कि उसके पिता इतने सालों से अकेले ही इस रहस्य को सुलझाने में लगे थे। फिर अचानक जो की नजर उसी पुराने पावर प्लांट पर पड़ती है, वह हैरान रह जाते हैं, क्योंकि प्लांट में अभी भी लाइटें जल रही थीं। मतलब वहां अभी भी कोई सीक्रेट काम चल रहा था, जबकि दुनिया को बताया गया था कि वह जगह पूरी तरह बंद है। जो को तुरंत शक हो जाता है कि वहां कुछ बहुत गलत चल रहा है। तभी अचानक वहां सिक्योरिटी गार्ड्स आ जाते हैं और उन दोनों को पकड़ लेते हैं। उन्हें जबरदस्ती उसी सीक्रेट प्लांट के अंदर ले जाया जाता है। वहां उनकी मुलाकात होती है डॉक्टर इशिरो सेरेजावा से, जो अब इस पूरे प्रोजेक्ट को संभाल रहे थे, जो चिल्लाकर उनसे कहते हैं 15 साल पहले जो हादसा हुआ था वो कोई आम एक्सीडेंट नहीं था। मैंने खुद उस अजीब हलचल को महसूस किया था। जो बोल ही रहे होते हैं कि तभी प्लांट के अंदर का सबसे बड़ा और खौफनाक राज उनके सामने आ जाता है। वहां रखा हुआ था एक विशालकाय कोकून, एक बेहद सख्त खोल जिसके चारों तरफ भारी सुरक्षा और हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक बैरिकेड लगे हुए थे। अचानक उस काकून के अंदर तेज हलचल शुरू हो जाती है, जो तुरंत समझ जाते हैं कि यही वो चीज है जिसकी वजह से 15 साल पहले तबाही हुई थी। हालात कंट्रोल करने के लिए डॉक्टर सेरेजावा फैसला करते हैं कि उस काकून को और ज्यादा न्यूक्लियर एनर्जी दी जाए ताकि वह शांत हो जाए, लेकिन होता बिल्कुल उल्टा है। जैसे ही न्यूक्लियर एनर्जी बढ़ाई जाती है, काकून के अंदर मौजूद जीव और ज्यादा ताकतवर हो जाता है। कुछ ही पलों में वो काकून को तोड़कर बाहर निकल आता है। बाहर आते ही वह तबाही मचाना शुरू कर देता है। चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है। कोई भी उसे नहीं रोक पाता। तभी वैज्ञानिकों को पता चलता है कि यह कोई आम जीव नहीं, बल्कि एक MUTO मैसिव अनआइडेंटिफाइड टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म है। एक ऐसा खतरनाक प्राचीन जीव जो लाखों सालों से धरती के अंदर छुपा हुआ था और रेडिएशन न्यूक्लियर एनर्जी को खाकर जिंदा रहता है। इस म्यूटो के विशाल पंख थे। वह हवा में उड़कर वहां से निकल जाता है और अपने पीछे सिर्फ मौत और तबाही छोड़ जाता है। इस हमले में कई लोग मारे जाते हैं और बदकिस्मती से फोर्ड के पिता जो ब्रॉडी भी अपनी जान गंवा देते हैं। ये पूरी घटना आग की तरह खबरों में फैल जाती है। अमेरिकी नेवी तुरंत एक्शन में आती है और डॉक्टर सेरेजावा से सवालों की बौछार कर देती है। डॉक्टर सेरेजावा गहरी सांस लेते हुए बताते हैं, ये जीव अकेला नहीं है, इसका एक साथी भी है जो सालों पहले फिलीपींस के उसी अंडे से निकलकर समुद्र की गहराइयों में चला गया था और अब वह दूसरा जीव भी बाहर निकल चुका है। अगर हमने जल्दी कुछ नहीं किया तो ये दोनों मिलकर पूरी दुनिया को खत्म कर देंगे। नेवी का सीनियर अफसर पूछता है, क्या कोई ऐसा इंसान है जो इस पूरे मामले को समझता हो? तब सेरेजावा बताते हैं कि जो ब्रॉडी ही एकमात्र ऐसे इंसान थे जो इसके सिग्नल्स को समझ रहे थे। अब उनके बेटे फोर्ड को टीम के सामने लाया जाता है। फोर्ड बताता है, मेरे पिता हमेशा कहते थे कि काकून के अंदर छिपा जीव किसी चीज से संपर्क करने की कोशिश कर रहा है। वो लगातार सिग्नल्स भेज रहा था। अब फोर्ड अपने घर कैलिफोर्निया वापस जाना चाहता था, क्योंकि उसकी पत्नी एले उसके लिए बेहद चिंतित थी। वह एले को फोन करके भरोसा दिलाता है कि वह जल्द ही घर लौट रहा है, लेकिन रास्ता इतना आसान नहीं था। इसी दौरान न्यूक्लियर मिसाइलों से लैस एक बड़ी रूसी सबमरीन समुद्र से अचानक लापता हो जाती है। कुछ घंटों बाद जब उसका पता चलता है तो सबके होश उड़ जाते हैं। वो सबमरीन समुद्र में नहीं बल्कि एक घने जंगल के बीचों बीच सूखी जमीन पर पड़ी हुई थी। म्यूटो ने पूरी सबमरीन को खिलौने की तरह तोड़ डाला था और उसके अंदर मौजूद न्यूक्लियर मिसाइलों को खा गया था। अब वह और भी ज्यादा विशाल और खतरनाक हो चुका था। सेना को समझ आ जाता है कि यह जीव न्यूक्लियर एनर्जी को अपनी ताकत बना रहा है। तभी एक समुद्र के किनारे अचानक बहुत बड़ा सैलाब उठता है। लोग डर के मारे चीखते चिल्लाते भागने लगते हैं, क्योंकि वह कोई आम लहर नहीं बल्कि एक भयंकर सुनामी थी और महादानव गॉडजिला की आइकॉनिक भयानक गर्जना। उसे देखते ही हर कोई दहशत से जम जाता है। दरअसल म्यूटो की बढ़ती हुई एक्टिविटी ने पृथ्वी के इकोसिस्टम को इतना बिगाड़ दिया था कि समुद्र की सबसे गहरी खाइयों में लाखों सालों से सोया हुआ यह प्राचीन शिकारी गॉडजिला भी जाग उठा था। गॉडजिला धरती पर इसलिए आया था क्योंकि वह प्रकृति का संतुलन बनाए रखना चाहता था
और वह नहीं चाहता था कि इस ग्रह पर म्यूटो जैसे परजीवी राज करें। सेना तुरंत गॉडजिला पर फाइटर जेट्स से हमला कर देती है। मिसाइलें दागी जाती हैं, लेकिन गॉडजिला पर उनका कोई असर नहीं पड़ता। वो बिना रुके अपने रास्ते पर आगे बढ़ता रहता है, जैसे उसका सिर्फ एक ही मिशन हो, म्यूटो को ढूंढना और उसे हमेशा के लिए खत्म कर देना। उधर मेल म्यूटो हवाई शहर में तबाही मचाते हुए आगे बढ़ता है। गॉडजिला शहर में पहुंचकर म्यूटो को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन म्यूटो उससे सीधे लड़ने की बजाय हवा में उड़कर भाग जाता है। डॉक्टर सेरेजावा को शक होता है कि म्यूटो लड़ाई से क्यों बच रहा है। जरूर वह किसी से संपर्क करने की कोशिश कर रहा है। तभी उन्हें याद आता है कि 15 साल पहले मिला दूसरा अंडा अमेरिका की एक न्यूक्लियर वेस्ट स्टोरेज साइट पर रखा गया था। जैसे ही सेना की टीम वहां पहुंचती है, हालात बदल चुके होते हैं। वहां जाग उठी थी दूसरी म्यूटो, फीमेल म्यूटो। वह मेल म्यूटो से भी कहीं ज्यादा विशाल, ज्यादा आक्रामक और खतरनाक थी। मेल म्यूटो लगातार उसी से संपर्क करने की कोशिश कर रहा था। अब दोनों म्यूटो कैलिफोर्निया शहर की तरफ बढ़ रहे थे ताकि मिलकर अपनी नस्ल को आगे बढ़ा सकें। अब दुनिया के सामने 3 विशालकाय राक्षस थे, गॉडजिला, मेल म्यूटो और फीमेल म्यूटो। अमेरिकी एडमिरल फैसला लेते हैं कि इन तीनों को एक ही बड़े न्यूक्लियर मिसाइल धमाके से उड़ा दिया जाए, लेकिन डॉक्टर सेरेजावा इस प्लान के खिलाफ थे। वे समझाते हैं ये जीव न्यूक्लियर एनर्जी ही खाते हैं, अगर आप इन पर न्यूक्लियर अटैक करेंगे तो ये खत्म होने की बजाय और भी ज्यादा पावरफुल हो जाएंगे। इन्हें सिर्फ गॉडजिला ही रोक सकता है। प्रकृति को अपना रास्ता खुद चुनने दीजिए। लेकिन सेना नहीं मानती और न्यूक्लियर मिसाइल को एक्टिव कर देती है। क्योंकि फोर्ड एक बम डिफ्यूजल एक्सपर्ट था, इसीलिए वह भी इस खतरनाक मिशन का हिस्सा बन जाता है। लेकिन यहाँ एक और भयानक समस्या थी। ये म्यूटो EMP इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स छोड़ सकते थे, जिससे पूरे शहर की बिजली और सेना के आधुनिक हथियार, फाइटर जेट्स सब एक झटके में फेल हो जाते थे। इसलिए सेना को मजबूरन पुराने नॉन इलेक्ट्रिक हथियारों और मैकेनिकल मिसाइल का सहारा लेना पड़ता है। फीमेल म्यूटो न्यूक्लियर मिसाइल ले जा रही मिलिट्री ट्रेन पर हमला कर देती है। पूरी ट्रेन तबाह हो जाती है, लेकिन फोर्ड किसी तरह जिंदा बच जाता है। म्यूटो उस एक्टिव न्यूक्लियर मिसाइल को उठाकर शहर के बीचों बीच ले जाती है, जिसका टाइमर चालू हो चुका था। अगर वो मिसाइल फटी तो पूरा कैलिफोर्निया शहर मलबे में बदल जाएगा। सेना फैसला करती है कि उस मिसाइल को किसी भी तरह बोट के जरिए समुद्र में ले जाना होगा। अब कैलिफोर्निया शहर के बीचों बीच तीनों विशालकाय जीव आमने सामने थे। उनके बीच एक विनाशकारी लड़ाई शुरू हो जाती है। ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स ताश के पत्तों की तरह गिरने लगती हैं। मेल म्यूटो हवा से और फीमेल म्यूटो जमीन से मिलकर गॉडजिला पर एक साथ हमला करते हैं। कुछ पलों के लिए गॉडजिला कमजोर पड़ने लगता है। इसी बीच फोर्ड और उसकी टीम उस म्यूटो के घोंसले तक पहुंच जाती है जहां न्यूक्लियर मिसाइल रखी थी। वहां फोर्ड देखता है कि फीमेल म्यूटो ने सैकड़ों अंडे दिए हैं। फोर्ड तुरंत समझ जाता है कि अगर ये अंडे फूट गए तो दुनिया खत्म हो जाएगी। वह बिना वक्त गंवाए पास खड़े एक फ्यूल टैंकर में ब्लास्ट कर देता है। पूरा घोंसला आग की लपटों में घिर जाता है और म्यूटो के सारे अंडे जलकर राख हो जाते हैं। अपने बच्चों को मरता देख फीमेल म्यूटो पागल हो जाती है। गुस्से और बदले की आग में जलती हुई वो गॉडजिला को छोड़कर सीधे अपने घोंसले की तरफ भागती है। इसी मौके का फायदा उठाकर गॉडजिला अपनी पूरी ताकत से मेल म्यूटो पर टूट पड़ता है। वह अपनी विशाल पूंछ से ऐसा जोरदार वार करता है कि मेल म्यूटो एक बिल्डिंग से टकराकर वहीं ढेर हो जाता है। गॉडजिला ने पहले म्यूटो का काम तमाम कर दिया था, लेकिन फीमेल म्यूटो अब सीधे फोर्ड और उसकी टीम पर हमला करती है, जो मिसाइल को बोट में रख रहे होते हैं। बाकी सैनिक मारे जाते हैं, मिसाइल फटने वाली होती है। फोर्ड जख्मी होने के बावजूद किसी तरह बोट को चालू करता है और मिसाइल को शहर से दूर समुद्र की तरफ ले जाने लगता है। तभी फीमेल म्यूटो बोट के पास पहुंच जाती है और फोर्ड की मौत तय लगती है। पर ठीक उसी पल अंधेरे को चीरते हुए गॉडजिला पीछे से आता है और फीमेल म्यूटो को दबोच लेता है। अब वक्त था गॉडजिला के सबसे घातक हथियार का। उसकी पीठ की रीढ़ नीली रोशनी से चमकने लगती है और गॉडजिला सीधे फीमेल म्यूटो का मुंह खोलकर उसके अंदर अपनी विनाशकारी एटॉमिक ब्रेथ छोड़ देता है। ये वार इतना खौफनाक था कि फीमेल म्यूटो का सिर धड़ से अलग हो जाता है। इसी के साथ म्यूटो का खात्मा हो जाता है। उधर फोर्ड को सेना का एक हेलीकॉप्टर बोट से रेस्क्यू कर लेता है और वो न्यूक्लियर मिसाइल शहर से बहुत दूर समुद्र की गहराइयों में सुरक्षित फट जाती है। पूरा शहर तबाही से बच जाता है। अगली सुबह राहत कैंप में फोर्ड को उसकी पत्नी एले और छोटा बेटा सैम मिल जाते हैं। उनका परिवार फिर से एक हो जाता है। पूरे शहर में मलबा बिखरा पड़ा था। गॉडजिला भी पूरी रात की थका देने वाली लड़ाई के बाद जमीन पर बेसुध गिरा हुआ था। सबको लगता है कि वह मर चुका है, लेकिन तभी उसकी आंखों में दोबारा चमक आती है। वह धीरे धीरे उठता है, दुनिया को अपनी आखिरी और जोरदार गर्जना सुनाता है और फिर इंसानों को बिना कोई नुकसान पहुंचाए शान से वापस समुद्र की गहराइयों में चला जाता है। टीवी पर न्यूज फ्लैश होती है, किंग ऑफ द मॉन्स्टर्स। क्या वह हमारा